नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। लिपियां यानी स्क्रिप्ट्स दिखाई देती हैं और सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके जो प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है, द लैक ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉन्सिडर्ड हियर। और वैदिक लिटरेचर जो था वो कैसा था, सिर्फ सुनने वाला था, सुनी सुनाई बातों वाला था। और यहाँ पे जो सैंधव सभ्यता है उसमें स्क्रिप्ट प्रीवैलेंट थी जो कि दिखाई देती है। इसके बाद अश्व और गाय, यहाँ पर केंद्रित अर्थव्यवस्था इसी पर थी, मतलब पूरी इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी, घोड़ों पर और गायों पर आधारित थी। जबकि वैदिक सभ्यता के बारे में और भी कहा गया है कि ये ग्रामीण और कृषि प्रधान थी, यानी पूरी तरह से ये विलेज वाले कल्चर वाली थी और यहाँ पे कृषि को ही मुख्य पेशा माना जाता था। सैंधव सभ्यता को अगर देखा जाए तो सैंधव सभ्यता अर्बन थी, यहाँ पे बिजनेस मेन था, मतलब व्यवसाय लोग करते थे। गाय की अपेक्षा बैल पर ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि उससे खेती होती थी, ये चीज़ें। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, सैंधव सिविलाइजेशन वाज अर्बन एंड बिजनेस ओरिएंटेड वेयर टॉरस हैड मोर इंपॉर्टेंट देन काऊ, मतलब जो बैल होता था वो काऊ की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग का प्रचलन, ये सब अभाव दिखाई देता है, मतलब योग के प्रचलन का अभाव दिखता है, ये कहा गया है। इसके बाद आप देख लीजिए सैंधव सभ्यता, इसमें इन सब चीज़ों की बहुतायत दिखाई देती है, मतलब लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग, इन सब का प्रचलन दिखाई देता है। और मूर्ति पूजा की शुरुआत भी सैंधव सभ्यता से ही मानी जाती है। ये वैदिक कल्चर की देन नहीं है बल्कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी देन है मूर्ति पूजा यानी आइडल वर्शिप। इसके बाद आगे चलते हैं, अब यहाँ पे सैंधव और उसके समकालीन जो संस्कृतियाँ हैं और उससे संबंधित जो किताबें हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो जॉन मार्शल इनके द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद मैके, ये बुक्स रिलेटेड टू सैंधव एंड इट्स कंटेम्प्रेरी कल्चर, इस प्रकार की किताबें हैं। मतलब इतिहासकारों के नाम आप देखिएगा, उनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम देखिएगा। और ये जो किताबें हैं ये कंपैरिजन के बेसिस पर लिखी गई हैं, मतलब दूसरी सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना की गई है। तो जॉन मार्शल को आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931 में पब्लिश होती है और सैंधव सभ्यता पर लिखी जाने वाली ये पहली किताब थी, इसके बारे में कहा गया है। मैके की बुक को देखिएगा तो फर्दर एक्सकेवेशंस एंड एट मोहनजोदड़ो, ये 1937 में लिखी गई है। और अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये सेकंड बुक है। तो दोनों को आप देख लीजिए, दोनों किताबें। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स, ये इतिहासकार का नाम है, और एक्सक्लेवेशंस एट हड़प्पा, ये वाली जो बुक है ये इनकी है। इसके बाद स्टुअर्ट पिगट का नाम आता है। तो स्टुअर्ट पिगट की जो रचना है वो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, इसे आपने देखा भी होगा। गॉर्डन चाइल्ड की कई सारी किताबें हैं, इसमें न्यू लाइन, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, न्यू लाइट ऑन दी मोस्ट एंशिएंट ईस्ट, ये है। इसके अलावा व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री, ये वाली है। और अर्बन रिवॉल्यूशन एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस, ये वाली बुक है। मतलब 3 किताबों के नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। भगवान सिंह को देख लीजिए तो द वैदिक हड़प्पन्स, ये वाली जो बुक है ये इनकी लिखी गई है। किताबों के नाम आप क्रम से देख रहे हैं। मॉर्टिमर व्हीलर की रचना है इंडस सिविलाइजेशन, इसी नाम से इन्होंने लिखा था। ब्रिजेट और रेमंड एल्चिन, इनकी जो रचना है ये है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, मतलब दोनों को क्षेत्र बनाया गया है। इसके बाद ग्रेगरी पोसेल, इनकी जो रचना है वो है एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस, ये वाली है। इसके अलावा इंडस इज द राइटिंग सिस्टम और द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस नाम से इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। द बिगिनिंग वाली जो है वो ऊपर वाली है। इसके बाद ब्रजवासी लाल को आप देख रहे हैं तो इनकी जो रचना है वो है द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द साउथ एशिया और द सरस्वती फ्लोज ऑन, मतलब ये दोनों यहाँ पे दिखाई दे रही है। हैज़ द इंडस स्क्रिप्ट बीन डिस्क्रिप्टेड। और उसके बाद यहाँ नीचे देख लीजिए फ्रंटियर ऑफ द इंडिया सिविलाइजेशन, मतलब सीमावर्ती जो प्रांत है उनके बारे में इसमें लिखा गया है। मार्क कैन्योर को देख लीजिए तो एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। ऑरलस्टाइन की जो बुक है उसमें एन आर्कियोलॉजिकल टूर अलोंग द घग्गर हाकरा रिवर, ये लिखा हुआ है। अमलानंद घोष की जो रचना है उसमें द राजपूताना डेजर्ट है। इसके अलावा द इंडस सिविलाइजेशन इट्स ओरिजिन एंड यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, इस प्रकार की किताबें हैं। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया, ये सब किताबों के नाम है। इसमें से कुछ हिंदी में आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, कुछ इंग्लिश में है, तो है सभी किताबें, ये 4 किताबें हैं टोटल। उसके बाद जॉर्ज एडासी, इनकी जो है वो अर्बनाइजेशन इन द अर्ली हिस्टोरिक इंडिया है। उसके बाद दिलीप चक्रवर्ती को आप देख रहे हैं तो इनकी इंडस सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया है। इसी क्रम में आप आगे देख लीजिए तो एन आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट इंडिया सिटी, ये आप देख रहे हैं। उसी क्रम में अगर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन रिवॉल्यूशन एंड इंडियन कॉन्टेक्ट, ये वाला आप देख रहे हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी फ्रॉम बिगिनिंग टू 1947, और एक और किताब का नाम है द एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बाद बी सुब्बा राव की किताब है, तो इसमें पर्सनालिटी ऑफ इंडिया और एच.डी. सांकलिया की यहाँ 2 किताबों के नाम दिए हैं। एक तो है प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया और उसके अलावा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब दोनों देशों का यहाँ पे मिलाकर दिया गया है। डीपी अग्रवाल को अगर आप देखें तो कॉपर ब्रॉन्ज एज जो भारत की है उस पर इन्होंने लिखा है।
SP गुप्ता का है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, मतलब सरस्वती नदी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद MK धावलिकर का नाम आता है, तो इनके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट फार्मर ऑफ द डक्कन। इसके बाद SR राव है, तो इनके द्वारा लिखा गया है एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। और फेयर सर्विस की जो रचनाएं हैं उसमें किताबों के नाम आप देख रहे हैं। द ओरिजिन ये पहली किताब है, कैरेक्टर एंड डिक्लाइन ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन, द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया, ये तीनों ही यहाँ पर हड़प्पा कल्चर को बेस बनाकर लिखी गई किताबें। इसके बाद BK थापर को देखिएगा इसके ठीक नीचे, तो BK थापर जो है ये रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इंडिया, इस किताब के रचनाकार हैं। एस्को पाररोका या पारकोला, ये जो है ये डिस्पेयरिंग द इंडस स्क्रिप्ट, इसके रचनाकार है। सिनीस रत्नगर, ये जो है अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, ये वाला लिखे हैं, मतलब किताब का नाम है। और ट्रेडिंग इनकाउंटर्स, ये वाला जो इसमें रचना का नाम है। दो अलग अलग किताबें हैं, दोनों को आप देख रहे हैं। इसके बाद नयनजोत लाहिड़ी की जो रचना है वो है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मतलब ये जो किताब है इसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट सीमा तक पहुंच गई थी और बहुत अच्छे से फल फूल रही थी, उसमें एकाएक डिक्लाइनेशन क्यों आता है, वो नष्ट क्यों हो जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों के अलग अलग तर्क हैं, जिसका कि उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। मतलब आग लग गया, बहुत भीषण अग्निकांड हुआ, या जलवायु परिवर्तन का ये शिकार हो गई, या सूखा ही पड़ गया, या बाहर से कुछ आक्रमण हुआ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का ही असर था, मतलब मौसम तेज़ी से बदलने लगा था और यहाँ खेती लायक परिस्थितियाँ रह नहीं जाती हैं, तो अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे चलते अशोक के अभिलेखों को देख लीजिए। तो बराबर और नागार्जुनी गुफा वाला जो अभिलेख है, इसके खोजकर्ता यानी एक्सप्लोरर का नाम दिया है हैरिंगटन। वर्ष है 1785। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसे आप देख रहे हैं, बर्ट के द्वारा इसे खोजा गया था 1834। भब्रू अभिलेख जो है ये कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था, वही नाम है सेम 1840। रामपुरवा अभिलेख जो है ये कार्लाइट के द्वारा खोजा गया था, कार्लाइल इन्हें कहा जाता है। 1872 का समय है, ये समय याद रखिएगा। रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जो है ये कर्नल एलिस के द्वारा लिखा गया है, 1872 इसका टाइम है। मैसूर का जो 3 इंस्क्रिप्शन है या 3 लेख है, ये राइस के द्वारा खोजा गया है और 1891 इसका समय है। इसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ निगलीवा स्तंभ लेख आपको दिखाई देता है, ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर पर लिखा गया है, फ्यूरर के द्वारा इसे खोजा गया है। 1895 इसका समय है। इसके नीचे रुमिनदेई वाला है, रुमिनदेई स्तंभ लेख, तो ये फ्यूरर के द्वारा ही खोजा गया है, 1896 इसका समय है, 1896। सारनाथ इंस्क्रिप्शन ऑरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया है, कुछ फेमस है तो उनको जरूर याद रखिएगा, 1905 का समय है ये। मस्की इंस्क्रिप्शन जो है ये बाइडेन या बीडन के द्वारा खोजा गया है, ये राष्ट्रपति बाइडेन नहीं है, ये बीडन है, इतिहासकार है, ठीक है, तो 1915। उसके बाद यरगुडी इंस्क्रिप्शन जो है ये अड़ू घोष के द्वारा खोजा गया है, 1916-17, काफ़ी पहले के खोजे गए हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं, यहाँ पे अभिलेखों का वर्णन किया गया है। मतलब जो 13th इंस्क्रिप्शन था अशोक का, उसमें वर्णित शासकों के नाम है, देश का नाम है और आइडेंटिटी ऑफ रूलर्स, मतलब इन शासकों की जो पहचान है वो दे रखी है। तो पहले एंटियोकस है, तो सीरिया का संबंध था इससे, मतलब ये सीरिया देश का था, यहाँ आप देख रहे हैं। एंटियोक नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, मतलब 13वां जो इंस्क्रिप्शन अशोक का है उसमें किन किन रूलर्स का मेंशन किया गया है वही दिया है। तो एंटियोक का नाम दिखाई देता है, देश का नाम क्या है, सीरिया है, और शासक की पहचान किस रूप में होती है, यहाँ नाम कुछ और है और वो पहचाना किसी और रूप में जाता है, तो एंटियोकस सेकेंड के रूप में वो पहचाना जाता है। इसके बाद तुर्मय या तुलमाय शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसका संबंध किससे है, मिस्र से है, और इसकी पहचान होती है टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड के रूप में, मतलब ये वही राजा था, उसको यहाँ पे तुर्मय के नाम से संबोधित किया गया। इसके बाद एंटिकीन या अंतेकीन इसे कहा जाता था, तो ये मैसिडोनिया या मकदूनिया से बिलोंग करता था और एंटीगोनस गोनॉट्स के नाम से इसे जाना गया। इसके बाद मग या मका, तो ये एपिरस सीरिया वाला जो क्षेत्र है उससे बिलोंग करता था और इसे मगस के नाम से जाना गया। इसके बाद अलिक सुंदर, ये नाम जो है ये इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है, मतलब 13वां जो अभिलेख है उससे प्राप्त होता है। ये सीरीन का था और अलेक्जेंडर के नाम से इसको जाना गया, ये हमने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ धर्म प्रचारक और देशों के नाम दिए हैं। तो अशोक के जो धर्म प्रचारक थे, मतलब उसने अलग अलग दिशाओं में भेज रखे थे, उसमें मध्यम का नाम प्राप्त होता है। तो मध्यम हिमालय देश की यात्रा पर गया था, मैंने उत्तर दिशा में गया था, पहाड़ी क्षेत्र में। सोन और उत्तरा, ये सुवर्ण भूमि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र था वहाँ पे जाते हैं। महारक्षित को अगर देखा जाए तो ये यवन कंट्री की ओर जाते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए। रक्षित को अगर देखें तो बनवासी वाला क्षेत्र है। इसके बाद देखिए धर्म रक्षित, यहाँ पे कई सारे रक्षित हैं, महारक्षित है, रक्षित है और धर्म रक्षित है। तो जो धर्म रक्षित है ये अपरांतक की ओर जाता है अपने धर्म के प्रचार के लिए। महाधर्म रक्षित जो है ये महाराष्ट्र की ओर जाता है। मध्यांतिक जो है ये कश्मीर और गांधार की सैर पर जाता है, हालांकि हिमाचल और हिमालय क्षेत्र की ओर एक जने और गए हैं, वो मध्यम है। इसके बाद महादेव को देख लीजिए, ये महिष मंडल की ओर प्रस्थान करता है।
और महेंद्र और संघमित्रा को ताम्रपर्णी यानी लंका की ओर भेजा जाता है। श्रीलंका की यात्रा पर ये जाते हैं, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे अभिलेखों के आधार पे अशोक की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया है। तो 8वां वर्ष जो था ये कलिंग विजय के लिए जाना जाता है, 13वां शिलालेख है। इसके बाद 10वां जो वर्ष था ये संबोधि यानी बोध गया की यात्रा के लिए धम्म यात्रा का जो प्रचलन था वो यहाँ से प्राप्त होता है, 8वां ये शिलालेख है। इसके बाद 12वां वर्ष जो शासनकाल का था वो धम्म लिपि लिखने के लिए जाना जाता है और शिलालेख संख्या 4 और शिलालेख संख्या 6 में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। आजीविकों को 2 गुफा ये दान में देते हैं, आजीवक संप्रदाय को गुहा लेख का यहाँ से ब्यौरा प्राप्त होता है, प्रशासनिक दौरों पे भेजा जाता है, ये सब जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। 13वां वर्ष जो है इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की जाती है जो कि धार्मिक व्यवस्थाओं की देखरेख करने का काम करता है। 5वें शिलालेख में इसका ब्यौरा आपको प्राप्त होता है। इसी क्रम में 14वें वर्ष को अगर देखा जाए तो कनक मुनि स्तूप का आकार वर्धन यानी उसका आकार बढ़ाया जाता है, ये निगलीवा लेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 19वां वर्ष जो है इसमें आजीविकों को फिर तीसरी गुफा जो गुहा लेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है कि तीसरी गुफा अशोक के द्वारा बनवाकर दान में दी जाती है। 20वां वर्ष जो है इसमें लुम्बिनी ग्राम यात्रा का उल्लेख प्राप्त होता है, रुम्बिनदेही लेख से प्राप्त होती है जानकारी। कनक मुनि स्तूप की पूजा निगलीवा लेख से जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ पे स्तंभ की स्थापना की जाती है, ऐसा भी कुछ जानने के लिए मिलता है। इसके बाद देखिए 26वां वर्ष जो है इसमें धर्मानुशासन के नियमों से संबंधित जो प्रथम 6 स्तंभ लेख हैं उनको लिखवाया जाता है और रज्जुकों को न्यायिक अधिकार दिया जाता है, जीववध को निषेध कर दिया जाता है। और 27वां वर्ष जो है इसमें धर्म वृद्धि के कार्यों के पर्यवेक्षणों से संबंधित स्तंभ लेखों का आलेखन किया जाता है। ये सब चीजें यहाँ से जानने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे फिर से कुछ रचनाएं और लेखकों के नाम दिए हुए हैं, कंपोजिशन है और राइटर्स हैं। तो रचनाओं में आप देख लीजिए, इसमें चचनामा का नाम आता है, फतहनामा ये अली अहमद की पुस्तक है, फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो अबू बकर के द्वारा किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद कामितुल तवारीख है, तो ये इब्नुल असीर के द्वारा लिखी गई है। तहकीक हिंद अरबी भाषा में और किताब-सा सैदना भी इसको कहा जाता है, ये अलबरूनी की है वही तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भी इसको कहा जाता है। इसके बाद ताज उल मासिर हसन निजामी की है। तबकात नासिरी फारसी भाषा की है, भाषा भी याद रखनी है, मिनहाजुद्दीन सिराज की है। इसके बाद किरान उस सादेन आप देख रहे हैं और मिफ्ताह उल फुतूह ये रचना के जो वर्ष है उसको भी याद रखिएगा, 1289 और मिफ्ताह उल फुतूह ये 1291। इसके अलावा खजाइनुल फुतूह या तारीख अलाई, इसके अतिरिक्त और भी हैं जैसे कि एजाज उल खुसरवी है और अफजल उल फवायद है। इसके अलावा नूह सिपे सलार है, 9 आकाश इसको कहा जाता है, तुगलक नामा है और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये सब किसके द्वारा लिखी गई? ये जितनी भी आपको दिख रही हैं, तोफ़ातुल सिगर है, इसके अलावा वसतुल हयात है, ये जितनी भी रचनाएं हैं, बकिया नकिया है, ये सब अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे फुतूह सलातीन का नाम आता है 1350, तो ये अब्दुल्लाह मलिक इसाम के द्वारा लिखी गई है, इसामी। और फतवा ये जहादारी, इसके अलावा तारीख है फिरोज शाही, सलाते कबीर, हसरतनामा, सफ़ी नाट मोहम्मदी या तारीख है आले बरामिका, ये जियाउद्दीन बरनी की रचनाएं हैं। फुतुहात फिरोज शाही ये फारसी भाषा की है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है। रहेला आप जानते ही हैं, इब्न बतूता की है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं ये मसालिकुल है, मसालिकुल अबराज मसालिकुल अबराज ये नाम है इसका, तो ये शिहाबुद्दीन अल उमरी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद तारीख मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद गुलशन इब्राहिम या तारीख फरिश्ता, ये फरिश्ता के द्वारा लिखी गई। फरिश्ता का मूल नाम यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। तो हो सकता है कि जो विकल्प हो उसमें फरिश्ता के नाम से नहीं बल्कि इसके जो ओरिजिनल नाम है उससे दिया जाए। इसके बाद अगला जो है वो गुलशन इब्राहिम है या तारीख फरिश्ता इसको कहा जाता है, ये भी फरिश्ता के द्वारा लिखी गई, वही चीज़ है, मतलब इसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया है। इसके बाद जवामिल हिकायत, ये जो है ये नूरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा लिखी गई है। शाहनामा दीवान चच, ये बद्र चच यानी बदरुद्दीन चच के द्वारा लिखी गई है। सुबुल अशा ये अशकद अलकशंदी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हकायत हिंदी, ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा लिखी गई है। किताबुल खराज ये आप देख रहे हैं, तो ये अबू याकूत के द्वारा लिखी गई है। सियासतनामा ये निज़ामुल मुल्क के द्वारा लिखी गई है। मालफूजात तैमूरी ये आत्मकथा है, तो ये अमीर तैमूर की है, मतलब तैमूर लंग की ये ऑटोबायोग्राफी है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तारीख यामिनी, ये उत्बी के द्वारा लिखी गई है। यामिनी वंश यानी जो गजनबी का वंश था उसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। तारीख बैहाकी या तारीख सुबुक्तगीन, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये बैहाकी की है, अबुल फजल बैहाकी इसका पूरा नाम था। इसके बाद जफरनामा ये मौलाना यजदी की है। रौज़तुल सफ़ा, यहाँ आप मध्यकालीन किताबों को देख रहे हैं, तो रौज़तुल सफ़ा मीर ख्वायद की है। मिरात सिकंदरी ये सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू की है। इसके बाद मिरात अहमदी ये अली मोहम्मद की है। इसके बाद मुजाहतुल मुश्ताक ये अली इसरीदी की है। इसके बाद मुजरुल उल जबब जो है ये अलमसौदी की है। गोरा बादल की कथा ये जाटमल की है। तहकीक उल उमरा आप देख रहे हैं, ये केवल राम की है। बीसल देव रासो ये विग्रह राज चतुर्थ के ऊपर लिखी गई है, उन्हीं को बीसल देव भी कहा जाता था।
तो बीसलदेव रासो ये नरपति नाल की है। इसके बाद विजयपाल रासो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नल सिंह भाट की है। हमीर रासो आप देख रहे हैं तो ये सारंगधर की है। हमीर मदमर्दन ये जय सिंह सूरी की है, पीछे भी आपने इसे देखा था। चिरागे हिदायत ये सिराजुद्दीन अली आरजू की है। बादशाह नामा को अगर आप देखें तो जलाल तबादबाई की है। विविध तीर्थकल्प ये जो है ये जिन प्रभा सूरी की है, जैन ग्रंथ है ये। उसके बाद प्रबंध कोश को अगर आप देखें तो ये राजकोश का है, राजशेखर का है, यहाँ आपने देखा। उसके बाद फरहंग इब्राहिम ये वाली रचना आप देख रहे हैं तो ये किसकी है, इब्राहिम किराम फारूकी की है, यहाँ आप देख लीजिए। इसके बाद मासिर महमूद शाही ये मुल्ला अब्दुल करीम की है। बुरहान मासिर ये सैयद अली तबातबा की है। यहाँ नाम थोड़े से अनोखे हैं लेकिन इन्हें याद करना पड़ेगा। इसके बाद हकीकत उल सलातीन ये मिर्जा निजामुद्दीन अहमद की है। और तारीख मोहम्मद शाही ये 1438 की है, इसे आप देख लीजिए। उसके बाद हकीकत उल सलातीन आप देख रहे हैं ये मिर्जा निजामुद्दीन अहमद की है। और तारीख मोहम्मदी ये 1438 में लिखी गई है। तारीख इसकी याद रखिएगा, मतलब डेट किस तारीख पर ये लिखी जाती है, किस समय, मोहम्मद बिहामद खानी के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद अब यहाँ से सिलसिला और प्रचारक का नाम, मतलब प्रमोटर और सिलसिले का नाम है तो चिश्ती। हालांकि इसे हमें पीछे दिखाई दिया था पीछे, लेकिन इसमें फिर से रिपीट करते हैं। तो चिश्ती जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती का है। हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी और इसके अलावा कुतुबन ये सब इससे जुड़े हुए हैं। सुहरावर्दी सिलसिले की अगर बात की जाए तो इसमें बहाउद्दीन जकारिया का नाम आता है। इसके अलावा सदाउद्दीन आरिफ शेख का नाम आता है, रुकनुद्दीन का नाम आता है, नागौरी का नाम आता है, जहानिया है, शेख मूसा है, शाहदौला दरियाई है, ये सब है। सत्तारी को अगर देखें तो शेख बुद्धन, शेख फूल, इसके अलावा गौस ग्वालियरी, इस प्रकार के नाम इससे जुड़े हुए हैं। फिरदौसिया को अगर देखे जाए तो इसमें याहिया मनिहारी का नाम आता है। कादरिया सिलसिला जो है ये चिश्ती संप्रदाय सब है, तो इसमें अगर देखें तो कादरिया सिलसिला जो है ये अब्दुल कादिर जिलानी, इसके अलावा मियाँ मीर, अब्दुल हक देहलवी का नाम आता है। इसके अलावा मुल्ला शाह बदख्शी का नाम आता है। नक्शबंदी सिलसिला इसका औरंगजेब अनुयायी था, काफ़ी कट्टर होते हैं ये लोग। तो बकी बिल्ला इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शेख मासूम, शाह वली उल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द, इस प्रकार के। कलंदरिया सिलसिला जो है इसमें अजीज़ मक्की, इसके अलावा खिज्र रूमी का नाम आता है, नजमुद्दीन, मुंडित केश, इस प्रकार के जो नाम हैं वो सब यहाँ दिखाई देते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे संतों के नाम और उनकी जन्मस्थली दी हुई है। तो रामानंद जो थे, संत रामानंद, ये काशी के रहने वाले, मतलब इनका जन्म काशी में होता है, कबीरदास के गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल में पैदा हुए थे, नादिया जिला या नौद्वीप जिसको कहा जाता है वहाँ पे। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। तुलसीदास ये राजापुर बांदा, हालांकि इनके जन्म स्थान के बारे में एक मत नहीं है, फिर भी राजापुर बांदा माना जाता है, यूपी में। नामदेव को अगर देख लीजिए तो सतारा का जो नरसी बर्मी गांव था या नरसी बमनी गांव था, वहाँ पे ये पैदा होते हैं, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ये पटना बिहार में पैदा हुए थे। ज्ञानेश्वर का जो जन्म स्थान है वो आलिंदी है। तुकाराम का देहू है। माधवाचार्य का उडुपी है। और निम्बारकाचार्य जो थे वो निम्बापुर, बेलारी, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पैदा हुए थे। इसके बाद अब संगम दिया हुआ है और सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश ये सब दिया हुआ है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे वंशों के नाम है, संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है और अरविडू है। अवधि दी है, संस्थापक का नाम दिया है, अंतिम शासक का नाम दिया है। इसे आप एक क्रम से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अवधि जो है वो 1336 से लेकर 1485, ये किसकी है, संगम डायनेस्टी की है। और इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, आप जानते हैं। अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष सेकंड था। सालू वंश की अगर बात की जाए तो इसका जो स्थापना का समय है, अवधि है, वो 1485 से लेकर 1504 तक है, मतलब इसके बाद ये वाला है। नरसिंह यहाँ पे संस्थापक था। इमादी नरसिंह या इमादी नरसिंह जिसे कहा जाता है, ये अंतिम शासक थे। तुलु वंश की जो समय अवधि है वो 1505 से शुरू होती है, सालू के ठीक बाद, और 1570 तक ये चलता है। वीर नरसिंह ये इसके संस्थापक थे और सदाशिव राय ये अंतिम थे। अरविडू वंश की स्थापना तिरुमाल ने की थी 1570 में, जब रक्षसी तंगड़ी का बीच में युद्ध हो जाता है और विजयनगर का वैभव खत्म हो जाता है, उसके बाद की ये स्थिति है। तो तिरुमाल के द्वारा 1652 तक ही चलता है, लंबा चौड़ा, लेकिन अब कोई दम नहीं रहता है। और श्रीरंग तृतीय इसमें अंतिम था। इसके बाद अब राज्य, संस्थापक, स्थापना वर्ष और डायनेस्टी फिर नीचे दिया हुआ है। अब ये जो बहमनी साम्राज्य और वहाँ पे इस्लामिक राज्य थे उनके बारे में ब्यौरा है। तो बीजापुर इसका जो संस्थापक था, फाउंडर था, वो कौन था, यूसुफ आदिल शाह था। 1489 इसकी डेट है। आदिल शाही डायनेस्टी की ये नींव रखता है। और मुगल साम्राज्य में ये शामिल कब होता है, 1486 में, औरंगजेब के समय में। अहमदनगर की अगर बात की जाए तो मलिक अहमद इसका संस्थापक था। 1490 इसकी डेट है। निजाम शाही की यहाँ स्थापना होती है। शाहजहां के समय में ये विलय होता है। इसके बाद बरार को देख लीजिए तो फतेहुल्लाह इमाद शाह का नाम आता है। इमाद शाही डायनेस्टी की यहाँ नींव रखी जाती है 1490, समय है 1595 अकबर। इसके बाद गोलकुंडा को देख लीजिए, कुतुब शाही डायनेस्टी की नींव रखता है, 1512 इसकी डेट है। 1400 यहाँ डेट आप देख लीजिए, 1687 ये औरंगजेब की डेट है। और बीदर को देख लीजिए, अमीर बरीद अली या अली बरीद इसे कहा जाता है। तो बरीद शाही डायनेस्टी की यहाँ से नींव रखी जाती है 1527, ये आप देख रहे हैं।
इसी क्रम में मुगल रूलर्स का नाम दिया है, उनका शासनकाल और मूल नाम दिया है। तो बाबर ये पहला था मुगल, मतलब मुगल वंश की नींव यहीं से पड़ती है। 1526 पानीपत का पहला युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी को ये मारकर यहाँ मुगल वंश की नींव डालता है। तो 1526 से लेकर 1530 जहीरुद्दीन इसका नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं इसका बेटा था। 1530 से लेकर 1556 नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका नाम था। उसके बाद इनकी असामयिक मृत्यु होती है। आधे समय तो शेर शाह सूरी से छिप कर फिरते रहते हैं। जब इन्हें साम्राज्य वापस प्राप्त होता है तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद अल्पवयस्क अवस्था में बैरम खां के संरक्षण में अकबर को शासन प्राप्त होता है। तो 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध, और उसके बाद अकबर अपने शासन की स्थापना करता है। 1605 तक इसका शासन रहता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम था। जहांगीर को अगर देखा जाए तो ये शहजादा सलीम था, बाद में जहांगीर के नाम से ये गद्दी पर आसीन होता है 1605 से लेकर 1627। शाहजहां इसका वास्तविक नाम यहाँ दिया हुआ है। ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां कहा जाता था, वैसे खुर्रम। और 1627 1658 यहाँ तक इसका दौर है। इसके बाद आलमगीर प्रथम या औरंगजेब जिसे कहा जाता है 1658 से लेकर 1707। मुइनुद्दीन ये इसका मूल नाम था। उसके बाद अब उत्तर मुगल शासकों को देख लीजिए, जो कि किसी काम के नहीं थे, मतलब इनके अंदर कोई खास दम नहीं था। ये मुगल वंश की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करते थे। तो रूलर्स का नाम दिया है, रीजन दिया है और ओरिजिन दिया हुआ है। औरंगजेब तक ही सारी हुकूमत चलती थी, और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होती है पूरा मुगल साम्राज्य एकदम तितर बितर हो जाता है। तो पहला था बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, ये इस नाम से जाना जाता था। 1707 से लेकर 1712 मुअज्जम इसका मूल नाम था। जहांदार शाह इसके बाद बनता है मार्च 1712 से लेकर फरवरी 1713, मतलब 1 साल तक चलता है, लगभग 1 साल भी नहीं। उसके बाद फर्रुख शियर जिसे कि घृणित कायर कहा जाता था 1713 से लेकर 1719। इसके बाद 2 छोटे छोटे इसमें बनते हैं जो कि पेचिश के शिकार रहते हैं, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। ये कठपुतली रहते हैं, बस कुछ समय के लिए बैठा दिए जाते हैं। तो इनका समय याद रखिएगा 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 ये जो डेट है। उसके बाद 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719, मतलब 1719 के ही दौर में दोनों बनते भी हैं और मार भी दिए जाते हैं। इसके बाद एक स्थाई आता है मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन ये अपने रास रंग में डूबा रहता था, मतलब नाच गाने में ज़्यादा इसका यकीन रहता था, और इसी के चलते बहुत सारे छोटे छोटे राज्य अपने में स्वतंत्र होने लगते हैं। तो रोशन अख्तर इसका मूल नाम था, और 1719 से लेकर 1748 तक ये चलता है। इसी के समय में अवध में एक अलग साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, और जो निजाम शाही है वो हैदराबाद में स्थापित हो जाती है। ये चीज़ है। इसके बाद अहमद शाह का समय आता है 1748 से लेकर 1754। आलमगीर सेकंड का जो टाइम है वो 1754 से लेकर 1758 है। इसका नाम अजीजुद्दीन था। अकबर द्वितीय को देख लीजिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अकबर प्रथम कौन था। तो अकबर प्रथम वो मुगल बादशाह अकबर, मतलब अकबर महान नहीं था। अकबर प्रथम औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था, और वो औरंगजेब के समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये अकबर द्वितीय है, और अकबर द्वितीय का समय था 1806 से लेकर 1837, और यही राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी देकर अपनी पेंशन की सिफारिश करने के लिए लंदन भेजता है। और बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह प्रथम को आपने ऊपर देख ही लिया है। ये हैं जफर, जो कि जफर के नाम से शायरी लिखते थे। इनका समय है 1837 से लेकर 1857, मतलब ये इनकी मृत्यु का समय नहीं है। इस समय इन्हें बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया जाता है रंगून में, और वहाँ इनकी मृत्यु होती है, बाद में होती है। ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बुक्स और उनके जो ऑथर हैं वो दिए हुए हैं। तो कानून हुमायूं या हुमायूं नामा कहा जाता है। ये है गुलबदन बेगम की रचना। तारीख है रशीदी। पीछे भी हमने किताबों को देखा है, यहाँ कुछ बच गई है। तो मिर्जा हैदर गुगताल इसके रचयिता हैं। इसके बाद तज़किरात उल वाक़ियात, ये जौहर अब्तावची की रचना है। मिरातुल ममालिक, ये सीदी अल रईस की रचना है, मतलब तुर्की एडमिरल थे ये, और उनके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बायजीत बयात तज़किरा है, ये हुमायूं और अकबर के बारे में है। ये बायजीत बयाल के द्वारा लिखा गया है। तबकात अकबरी और तारीख निजाम शाही या निजामी कहा जाता है। तो ये रचना किसकी है? यहाँ देखिए निजामुद्दीन अहमद की। तारीख अकबर, ये आरिफ कंदहारी की है। मुंतखब उल तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी की है। इसके अलावा तारीख अल्फी है, तो ये मुल्ला घटवी की है। इसके अलावा नकीब खान है, बदायूनी है। इसके अलावा जिमामुद्दीन है। इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं, मतलब इतने लोगों ने मिलकर इसे लिखा था। ठीक है। इसके बाद अल बरूक अख्तियार है, तो अब्दुल हक दहलवी। इसमें से जो फेमस है उन्हीं का नाम याद रखिएगा, सबका याद करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद तमकियात अकबरनामा है, तो ये इनायतुल्लाह की रचना है। जुब्तुल तवारीख को आप देख रहे हैं, ये शेख नूरुल हक की रचना है। इसके बाद तारीख सिंध को आप देख रहे हैं, तो ये मीर मोहम्मद मासूम की रचना है। अकबरनामा और कशकोल आप देख रहे हैं, तो ये अब्दुल फजल अल्लामी की रचना है। इसके बाद तुजुक जहांगीरी फारसी में है, आत्मकथा है। तो आत्मकथा खुद व्यक्ति लिखता है, जहांगीर की आत्मकथा है। इसके बाद इकबाल नामा ये जहांगीरी, ये मोतमिद खान की रचना है। गुल इब्राहिम या तारीख फरिश्ता जो है, ये हिंदू शाह फरिश्ता की रचना है। फरिश्ता इसको कहा जाता था। वाक़ियात जहांगीरी
मोहम्मद हादी की रचना है। इसके अलावा मुआसिर जहांगीरी ये कामगार खां की रचना है। इंतखाब जहांगीरी ये कामगार खां की रचना है। यहाँ माफ़ कीजिएगा, इंतखाब जहांगीरी जो है ये शेख अब्दुल्ला बहाव की रचना है, ठीक है। इसके बाद दबिस्तान महाजिब ये मोहसिन फ़ानी की रचना है। इसी क्रम में जफ़रनामा ये आलमगीरी या आकिब खां रज़ी की रचना है। मासिर रहीमी अगर आप देखिए तो ये अब्दुल बाकी निहामंदी की रचना है। अमल सालेह को आप देख रहे हैं तो ये मोहम्मद सालेह कंबो की रचना है। महजर शाहजहानी ये यूसुफ मिराग की रचना है। पातशाह नामा को आप देख रहे हैं तो पातशाह नामा ये शाहजहाँ का इतिहास था, मोहम्मद अमीन के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा इसमें और भी लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। इसके अलावा मोहम्मद वारिस के सहयोग से ये पूरी होती है। शाहजहाँ नामा के नीचे यहाँ पे आप देख लीजिए, शाहजहाँ का इतिहास यहाँ पे पातशाह नामा में है और शाहजहाँ नामा एक अलग चीज़ है, ये इनायत खां के द्वारा लिखा गया है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लुत्फुत तवारीख हिंद ये नाम है इसका, वृंदावन के द्वारा लिखा गया है। अर्ध कथानक ये बनारसी दास की है। खुलासात उत तवारीख नाम की जो रचना है ये सुजान राय भंडारी की है। आलमगीर नामा को आप देख लीजिए तो ये मोहम्मद काशिम शिराजी के द्वारा लिखा गया है। मुंतखब उल लुबाब तारीख खाकी जहाँ ये खफ़ी खां की है और नुक्ता दिलकुशा ये फारसी भाषा में है। भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद फुतुहात आलमगीरी ये फारसी भाषा में है, ईश्वरदास नागर की है। मुआसिर आलमगीरी ये शाकी मुस्तईद खान की है। इसके बाद तारीख औरंगजेब को आप देख रहे हैं, अबुल फजल मामूरी की है। नुक्स दिलकुशा ये फारसी भाषा में है, भीमसेन कायस्थ बुरहानपुरी की है। उसके बाद फातिया इब्रिहा या तारीख फ़तह असम ये इब्र मोहम्मद वली यानी शिहाबुद्दीन तालिश की रचना है। निगार खान मुंशी ये मलिक ज़ादा की रचना है। फरंगे जहांगीरी ये 1608 की है। जमालुद्दीन हुसैन इंजू की रचना है। बहार आजम को देखिए तो ये टेक चंद्र बहार की रचना है। चिराग हिदायत को अगर देखिए तो सिराजुद्दीन अली आरजू की है। फहरंग रशीदी और मुतरकुल लुगात ये अब्दुल रशीद थटवी की रचना है। तो नाम थोड़े अनोखे हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भाषा भूषण देख लीजिए, राजा जसवंत सिंह की है। सैरुल मुख्तरिन ये 1783 में लिखी गई है, इसकी डेट यहाँ दी हुई है तो डेट याद रखिएगा। और सैयद गुलाम हुसैन तबात बाई की ये रचना है। इसके बाद अकबर द ग्रेट मुगल ये स्मिथ की रचना है। और यहाँ पे कुछ जो यूरोपीय हैं उनके नाम दिए हैं। इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, मतलब अकबर के बाद से लेकर औरंगजेब तक के जो शासक हैं उनका पूरा ब्यौरा इससे प्राप्त होता है। ये मोरलैंड की है। इसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब राइज कैसे होता है फिर फॉल कैसे होता है, वो सब आरपी त्रिपाठी की रचना है। और उसके बाद एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया ये 1556 से लेकर 1707 तक चलता है। मतलब 1556 का समय समझ रहे हैं कि ये अकबर का समय शुरू होता है और 1707 औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये इरफान हबीब की रचना है। इतना हमने देखा और यहाँ तक हमने ये हिस्ट्री का रिवीजन जो है इसे कंप्लीट किया है। इसमें बहुत सारी किताबों के नाम, बहुत सारी डायनेस्टीज़ के नाम और विभिन्न लेखकों और ऑथर्स वगैरह के नाम हमने देखे। इसमें जो रचनाएं हैं उनको ये ध्यान दीजिएगा कि जो बार बार पूछी जा रही हैं उनको तो देखिएगा ही, उसके साथ साथ जो बची हुई हैं उनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न को जब पढ़ा जाता है तो उसमें चारों विकल्पों को ध्यान से देखा जाता है और यहाँ आंखों के सामने से गुजारने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक शब्द आपको रटना है। जैसे इतनी लंबी लिस्ट देकर आप घबरा रहे होंगे कि इसको याद कैसे करना है, एक बार ऐसे पढ़ते जाइए तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी भी मात्रा में अगर संचित हो जाएगा तो वहाँ जब 4 विकल्प आप देखेंगे तो उसमें से पहचान लेंगे, पहचानने में आसानी होगी। वहाँ 4 विकल्पों से आपको सिर्फ पहचानना है, सही विकल्प की तलाश करनी है, वहाँ लिखना नहीं है। ये मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, तो इसीलिए वन लाइनर फैक्ट को पढ़ने का तरीका यही होता है कि उसमें एकदम वर्ड टू वर्ड आप रट्टा नहीं मारेंगे, सिर्फ उसे एक बार देख लेंगे, एक बार 2-4 बार मुंह से बोलकर जब पढ़ लेंगे तो अपने आप ही वहाँ पे याद आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।